गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा डीजी सक्षम कार्यक्रम का शुभारंभ किया, यानी कि डिजिटल रूप से सक्षम बनाने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है, वो किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा डीजी सक्षम कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं क्या है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने डिजिटल कौशल प्रदान करके युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए एक डिजिटल कार्यक्रम डीजी सक्षम का शुभारंभ किया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पहली बात, पहल जो है ये कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा? केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा, जो कि इस समय उस मंत्रालय के जो मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव हैं, उनके द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो युवा वर्ग है उनको डिजिटल कौशल प्रदान करके रोजगार क्षमता उनकी बढ़ाना। ठीक है, और इसी के लिए एक कार्यक्रम जो शुरू किया गया है वो शुरू किया गया है, डीजी सक्षम कार्यक्रम का शुरू किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ यह संयुक्त पहल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों के युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों का विस्तार है। देखिए फ्रेंड, ये संयुक्त पहल है किसका? एक तो आपका केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय और साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, ये दोनों लोग मिल करके एक कार्यक्रम चला रहे हैं, डीजी सक्षम कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य क्या है? जो खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं और जो अर्ध शहरी क्षेत्र के जो युवा हैं उनको क्या किया जाएगा? डिजिटल कौशल दिया जाएगा। तो डिजिटल कौशल क्या फ्रेंड? जैसे कि कंप्यूटर रिलेटेड जो एडवांस कंप्यूटिंग डिजिटल संबंधी जो ट्रेनिंग है उनको वो मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। और इसमें क्या किया जाएगा? जो कंप्यूटर रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, एडवांस जो एक्सेल हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जो भी कोडिंग संबंधी, ये सारी चीज़ों की उनको मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको क्या किया जाएगा? उनके रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्राथमिकता दी जा रही है वो ग्रामीण और शहरी अर्ध शहरी क्षेत्र के युवाओं को दिया जा रहा है। और फ्रेंड इसमें भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है जो कोविड-19 के दौरान जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी, उनको भी इसके अंतर्गत उन्हें और अधिक प्राथमिकता दी जा रही है। ठीक है, इसके बारे में देखें तो डीजी सक्षम प्रोग्राम के तहत युवाओं को एडवांस बेसिक स्किल्स, एडवांस कंप्यूटिंग जैसे डिजिटल कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने अभी बात किया, क्या क्या चीज़ें, जो भी एडवांस कंप्यूटिंग से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनका वो मुफ्त में उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। डीजी सक्षम को आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया द्वारा क्षेत्र में लागू किया जा रहा है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया जा रहा है क्षेत्र में लागू? आगा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस संस्था के द्वारा जिला अस्पताल के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, क्योंकि देखा जाए ये जो रिपोर्ट है वो अभी तक देश भर में जो किए गए जिले अस्पतालों का अभी तक ये पहला प्रदर्शन मूल्यांकन है। जितने भी देश में जो जिले अस्पताल हैं उनके प्रदर्शन का जो मूल्यांकन किया गया है, ये पहली रिपोर्ट है, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। और ये मूल्यांकन किस संस्था के द्वारा किया गया है ये देख लीजिए, WHO के द्वारा, योजना आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नीति आयोग के द्वारा जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया गया है। और इसके बारे में देखें तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया के सहयोग से जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, कौन कौन है? नीति आयोग है और साथ ही साथ कौन है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और WHO इंडिया। ठीक है, नीति आयोग ने किसके किसके साथ एक तरीके से सहयोग किया है? नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और साथ ही साथ WHO, ठीक है, इंडिया के सहयोग से एक मूल्यांकन किया है। किसका मूल्यांकन किया है? जितने भी देश भर के जो जिले अस्पताल हैं उनके प्रदर्शन के आधार पर उनका मूल्यांकन किया है और अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसका नाम है, उस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? जिला अस्पतालों के प्रदर्शन में सर्वोत्तम अभ्यास। ठीक है, काफ़ी विवादित चल रहा है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी चल रहा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखेगा। इस प्रदर्शन मूल्यांकन में 2017-18 के आंकड़ों के आधार पर, ठीक है, आंकड़े क्या हैं? 2017-18 के आधार पर 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक शामिल किए गए, जिसके आधार पर 707 जिला अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इसमें इन डेप्थ नहीं जाएंगे हम,
ऊपर ऊपर देख लेते हैं क्योंकि रिपोर्ट मैटर करती है हमारे लिए, ठीक है। तो कितना था, 707 जिला अस्पतालों का मूल्यांकन किया गया है और कितने संकेतक इसमें शामिल किए गए, 10 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक को शामिल किया गया है। आंकड़े का आधार क्या है, वर्ष क्या है, 2017-18 के आधार पे, ठीक है। इसमें देखें तो रिपोर्ट में वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली के मुद्दों पर भी प्रकाश डाला गया है और देश में जिला अस्पतालों की स्थिति को मजबूत करने के लिए समाधान भी प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि जो कुछ भी खामियां हैं उनको देखा गया और जो भी स्वास्थ्य प्रणाली के जो मुद्दे हैं उनको भी समझा गया, जो भी कुछ चुनौतियां उनको देखा गया और साथ ही साथ समाधान भी प्रस्तुत किया गया है इस रिपोर्ट के आधार पर। सिर्फ आलोचनाएं नहीं हुई, आलोचनाओं के साथ समाधान भी हुआ। इसीलिए फ्रेंड कहते हैं किसी को अगर क्रिटिसाइज करो, किसी की बुराई भी करो तो मतलब बता के करो कि हाँ ठीक है, आप में ये कमी है, तो आप अगर ऐसे सुधार कर सकते हो तो वो अच्छा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि प्रकाश भी डाला गया है साथ में साथ जो भी मुद्दों से संबंधित चीज़ें हैं और साथ ही साथ समाधान भी बताया गया है। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किससे संबंधित है, स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है, इसके बारे में देखें तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अमेरिका के साथ भारत ने स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इन दोनों देशों ने सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, भारत और अमेरिका ने। और इसके बारे में देखें तो चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य संवाद 2021, इसकी फ्रेंड आयोजन जो इसका आयोजन किया था वो भारत ने ही किया था। तो चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य संवाद 2021 के समापन सत्र में भारत और अमेरिका ने 2 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए 2 क्या, एक तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, एक क्या है आपका पहला, स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। पहला तो देख लीजिए क्या है, स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में दोनों देशों ने सहयोग किया है एक दूसरे के, मतलब समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और दूसरा क्या है कि अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के बारे में सहयोग, ठीक है। और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इन लोगों ने क्या किया है, समझौता ज्ञापन किया है। और इस के बारे में सहयोग के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ के बीच एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। और ध्यान रखिएगा नोट पे क्या है कि चौथा भारत अमेरिकी स्वास्थ्य संवाद की मेजबानी किसने किया है, वो भारत ने ही किया है, ठीक है। तो कौन से इसके समापन के दौरान जो चौथी भारत अमेरिकी स्वास्थ्य संवाद के समापन के दौरान 2 क्षेत्रों में इन्होंने समझौता ज्ञापन किया है। एक तो आपका स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और दूसरा है अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के लेकर के इन लोगों ने क्या किया है, समझौता किया है, ठीक है। चलिए फ्रेंड, आज के क्लास में आज के जो क्वेश्चंस हैं ना, बहुत ज़्यादा समझने जैसे कुछ नहीं है। जैसा अभी आप पढ़ भी रहे होगे तो ऐसा लग रहा होगा कि हाँ रीड कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। थोड़ा सा जहाँ पे समझाने वाला होगा मैं वहाँ पे बिल्कुल समझाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो भारत के सबसे अमीर कौन हैं, देखिए कौन शीर्ष पे हैं, सबको पता होगा, दीपेंद्र गोयल, गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। देखिए ये 10 साल से सबसे शीर्ष पे बने हुए हैं मुकेश अंबानी जो हैं। तो ये वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 में जो शीर्ष पे रहे हैं वो मुकेश अंबानी रहे हैं। इनके बारे में देखा जाए तो IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2021 जारी की गई है और इस लिस्ट में देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 10वें साल टॉप पर बने हुए हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो 2021 में उनकी कुल संपत्ति देख लीजिए कितनी है, 7,18,000 करोड़ रुपए दर्ज की गई है, समझ रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो हुरून इंडिया जो रिच लिस्ट है इसमें देश के जो सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम जो है वो रखा गया है। और इसमें फ्रेंड आधार जो है 15 सितंबर तक का लिया गया, 15 सितंबर 2021 तक कि जितने भी भारतीयों के पास 1,000 करोड़, ठीक है, 1,000 करोड़ या उससे अधिक की संपत्ति के जिनके पास है उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। और वहीं पे देख लीजिए तो मुकेश अंबानी जो कि लगातार 10वें साल भी क्या है वो टॉप पर बने हुए, ठीक है। और इनकी संपत्ति देख लीजिए 7,18,000 करोड़ रुपए जो है वो दर्ज की गई है।
अब इसी के दौरान आगे देखें तो इस बीच अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी 2 पायदान चढ़ करके देखिए दूसरे जो है देश के दूसरे सबसे बड़े रईस जो हैं इस समय कौन है, वो अडानी ग्रुप के हैं चेयरमैन गौतम अडानी जी हो गए हैं, यानी कि मुकेश अंबानी के बाद दूसरे कौन है, गौतम अडानी जी हो गए। और इस रिपोर्ट के अनुसार देख लीजिए 237 अरबपतियों 237 भारत में कितने हैं, 237 अरबपति हैं जो पिछले साल की तुलना में 58 से अधिक है। आप देख रहे हैं पेंडेमिक के भी दौरान भारत के जो वर्ग है वो मतलब एक तरीके से कोई रुका नहीं है, चलता चला गया है, अमीरों की संख्या बढ़ती गई है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कितने हैं भारत में अरबपति, 237 अरबपति हैं। और सबसे अमीर इस समय कौन है, मुकेश अंबानी लगातार टॉप लिस्ट पे रहे हैं, इंडिया रिच लिस्ट में लगातार 10वें नंबर पे बने हुए, लगातार जो है 10वें साल भी वो पहले स्थान प्राप्त किया। और उसी के साथ साथ लेकिन इस बार देखिए दूसरे स्थान पे कौन आ गया है, आपके अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य में नृत्य और संगीत का उत्सव नट संकीर्तन शुरू किया गया है। ठीक है, उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर, मेघालय। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मणिपुर में शुरू किया गया है नट संकीर्तन का शुरुआत जो की गई है। इसके बारे में देखें तो जवाहरलाल मणिपुर नृत्य अकादमी इम्फाल के मंडप में नट संकीर्तन उत्सव शुरुआत किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे, मणिपुर में है और इम्फाल उसकी राजधानी है और वहीं पे यहाँ पे नट संकीर्तन का आयोजन किया गया है, उत्सव मनाया जा रहा है। शास्त्रीय रागों में नट संकीर्तन भगवान कृष्ण का एक भजन है जो सिवरल स्वदेशी लय को संश्लेषित करता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को एक तरीके से समर्पित है नट संकीर्तन। आगे देखें, संकीर्तन व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण अवसरों जैसे कि जन्म से मृत्यु तक को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये देखिए इंपॉर्टेंट ये है जो आपका नट संकीर्तन है वो 2013 यूनेस्को ने इसे मान्यता दी थी। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ये मान्यता प्राप्त है 2013 में नट संकीर्तन। ठीक है, मणिपुर में आयोजित किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण को ये क्या है, समर्पित है। चलिए नेक्स्ट है, किस संस्था के द्वारा भारत ने क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो किस संस्था के द्वारा भारत में क्रिएटर एजुकेशन लॉन्च किया गया है, किस संस्था के द्वारा, फेसबुक, याहू, गूगल, अमेजॉन। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसबुक के द्वारा क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया। यानी कि फेसबुक को इस्तेमाल करते करते भी आप क्या करो, आप कौशल आपका विकसित हो और साथ ही साथ आपके सोर्स ऑफ इनकम भी बने, यही इस प्रोग्राम का उद्देश्य है जो कि फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके बारे में देखें तो फेसबुक ने भारत में अपना सबसे बड़ा क्रिएटर एजुकेशन इनेबलमेंट प्रोग्राम निर्माता शिक्षा और सक्षमता कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है, किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा। फेसबुक ने इस प्रोग्राम को अपने प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएटर को सीखने, पैसा कमाने और ग्रो करने का अवसर प्रदान करने के लिए लॉन्च किया। यानी कि जैसे जो लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखा जाए तो इंस्टाग्राम हो, कहा गया इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि फेसबुक का ये मानना है कि भारत में काफ़ी ज़्यादा इंस्टा को यूज़ करने वाले, फेसबुक को यूज़ करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं और खासकर वो पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा अपलोड करते हैं, छोटी जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा अपलोड करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो मार्केट है वो काफ़ी ग्रो कर रही है और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला कि इस्तेमाल भी करो, साथ ही साथ आपको ये जो कंटेंट क्रिएटर को उन्होंने बोला कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को पर सीखने के लिए, साथ ही साथ कमाने के लिए आप सीखो भी और उसके साथ अपने कमाने का जरिया बनाओ और साथ ही साथ अपने जो समुदाय को आगे बढ़ाने का भी एक तरीके से आपको क्या मिल सकेगा, इससे मौका मिल सकेगा। तो ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा किसके द्वारा जो आपका क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया वो फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, नासा का लूसी मिशन किस ग्रह से संबंधित है। देखिए ये लूसी मिशन है, ये क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन गया कि लूसी मिशन किसका है, किस जो कि स्पेस एजेंसी का है, ये नासा का है और ये किस ग्रह से संबंधित है। उद्देश्य क्या है इस मिशन का, मंगल, बृहस्पति, बुध या फिर शुक्र। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बृहस्पति ग्रह के जो क्षुद्र ग्रह हैं उनको देखा जाए तो उसी से संबंधित है, उसके अध्ययन के लिए लूसी जो है मिशन लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा, अमेरिकी स्पेस एजेंसी के द्वारा। और इसके बारे में देखा जाए तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों, जिसे हम एस्ट्रॉयड्स के नाम से जानते हैं, का अध्ययन करने वाले पहले अंतरिक्ष यान लूसी को लॉन्च करने के लिए तैयार है। फ्रेंड इसका जो प्रक्षेपण किया जाएगा, प्रक्षेपित किया जाएगा 16 अक्टूबर को किया जाएगा 2021 को। ठीक है, इसको प्रक्षेपित किया जाएगा लूसी को और ये 2 साल देखा जाए तो जारी है, ये 12 वर्षों की यात्रा के लिए जारी है। 8 क्षुद्र ग्रहों का ये अध्ययन करेगी।
तो ये जो लूसी है मैडम, ये एक तरीके से जो बृहस्पति के जो ट्रोजन जो क्षुद्रग्रह जो बृहस्पति के एस्ट्रॉयड हैं उसका अध्ययन करने वाला एक तरीके से ये पहला अंतरिक्षयान है। ठीक है, ये पहला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और इस लूसी अंतरिक्षयान को फ्लोराइड के कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के एटलस 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखिएगा। और फ्रेंड इसके बारे में अगर बात करें तो यह अंतरिक्षयान जो है 12 साल के लिए मिशन, ये इस अंतरिक्षयान को 12 साल के मिशन पर लॉन्च किया जाएगा ताकि वैज्ञानिकों को इन ट्रोजन क्षुद्रग्रहों को करीब से देखने में मदद मिल सके। देखिए जो लूसी मैडम जाएंगी 12 साल की यात्रा पर मैडम जाएंगी और ये लगभग 12 साल की यात्रा के लिए जाएंगी और 8 जो है अलग अलग जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं किसके, आपके बृहस्पति का, उनका अध्ययन करेंगी। कारण ये है फ्रेंड, उनका ये मानना है, जो नासा के साइंटिस्ट या जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं वो ये इसके इस मिशन के द्वारा, इस मतलब एस्ट्रॉयड के अध्ययन के द्वारा उनको ये समझने में मौका मिलेगा कि लगभग 4.5 यानी कि 4.5 अरब साल पहले, ठीक है, अरब साल पहले जो हमारा सौरमंडल था और जो उसके सभी जो ग्रह हैं, जो सभी ग्रहों का जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ है, और जो अभी जितना भी आपका जो सौरमंडल है, जो आपके जितने जो ग्रह हैं उनका वर्तमान स्वरूप जो इस समय है वो कैसे हुआ है, ये क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा। यानी कि वैज्ञानिकों को काफ़ी समझने में मदद मिलेगी कि आपसे जो 4,500 साल पहले जो सौरमंडल था और जो जितने भी ग्रह थे वो उनका निर्माण कैसे हुआ, और जो अभी वर्तमान में जो उनका स्वरूप है वो कैसे हुआ। भाई कैसे, उन वैज्ञानिकों का फ्रेंड मानना ये है कि जो आपके जो ये क्षुद्र ग्रह हैं वो एक ऐसा मानते हैं कि जो ये क्षुद्र ग्रहों का जब निर्माण हुआ था, निर्माण होने के बाद जब इनका निर्माण हुआ तो जिस तरह की उनके निर्माण के समय जो उनकी रासायनिक संरचना थी वो अभी भी वैसी ही है जिस समय उनका बदलाव हुआ था। यानी कि उनकी रासायनिक संरचना में इन क्षुद्र ग्रहों का कोई भी रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया है, वो अभी भी बिल्कुल वैसे ही हैं प्रेजेंट टाइम में जैसे कि वो पहले थे। इसलिए इनके अध्ययन से हमें ये पता चल सकेगा कि, यानी कि वैज्ञानिकों को ये पता चल सकेगा कि जो सौरमंडल है उसका निर्माण कैसे हुआ और ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ और जो वर्तमान स्वरूप है पूरे ग्रहों का, पूरे सौरमंडल का, वो कैसे आया, तो इन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन से पता चल सकेगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो नासा के बारे में देखिए एक नोट दिया है कि नासा का जो जूनू अंतरिक्षयान, प्रश्न आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, ये फिर से भी आ सकता है और ये प्रश्न आ भी चुका है। तो जूनू मिशन भी है, तो जूनू अंतरिक्षयान वर्ष 2016 में बृहस्पति की परिक्रमा करा। देखिए ये बृहस्पति की परिक्रमा कौन कर रहा है, जूनू कर रहा है। लूसी जो है वो जाएंगी तो वो बृहस्पति के जो क्षुद्र ग्रह हैं उनका अध्ययन करेंगी। ठीक है, लेकिन लूसी अंतरिक्षयान जो है वो नासा द्वारा ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने वाला पहला मिशन या अभियान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बनेगा। ठीक है, जरूर बनेगा, चाहे जिस भी एग्जाम में बने, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण योजना को और कितने वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 20 वर्ष? फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है सी, 5 वर्षों के लिए जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है उसको जारी रखने की जो अनुमति दी गई है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। इसके बारे में देखें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों में पीएम पोषण योजना को 5 और वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। ध्यान रखिएगा, सरकारी और सहायता प्राप्त जो स्कूलों से, जो सरकारी स्कूल है और जो सरकार से सहायता प्राप्त स्कूलों में नेशनल मिड डे योजना अब पीएम पोषण योजना के नाम से ही जानी जाएगी। तो समझ लीजिए ये वो योजना है, ये जो योजना है, जो कौन सी योजना, पीएम पोषण योजना, और जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, जो मौजूदा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम जो स्कूलों में चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है, मिड डे। ठीक है, जो आपका मिड डे मील योजना है उसी योजना का स्थान लेगी कौन, आपका पीएम पोषण योजना। ठीक है, इसका समय देख लीजिए, ये 5 वर्षों के लिए चूंकि जारी रहेगा तो 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक ये चलेगा पीएम पोषण योजना। और इसके बारे में देखा जाए तो यह एक केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय योजना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, हमने बोला एक केंद्रीय योजना होती है, एक
केंद्र प्रायोजित योजना होती है। अगर आपको पीसीएस में स्टेटमेंट से संबंधित प्रश्न आ जाएगा कि गलत स्टेटमेंट को निकालो, तो यहाँ पे यही एक लाइन लिख देगा कि केंद्रीय योजना है, बच्चे गलत कर देंगे। देखिएगा पीएम पोषण योजना क्या है, केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि इस योजना से संबंधित जो भी खर्च आएगा उसका वहन जो है वो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के करेंगे। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि केंद्र पे ज़्यादा भार होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि इस योजना का जो खर्च आएगा लगभग वो जो 5 सालों में जो सरकार के द्वारा इस योजना का जो बजट आवंटित किया गया है वो 1.3 लाख करोड़ रुपए जो है वो बजट आवंटित किया गया है। इसमें देखा जाए राज्य और केंद्र दोनों मिलकर के वहन करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सी पीएम पोषण योजना जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना है। मिड डे मील भी योजना वही थी फ्रेंड, उसी तरह की जैसे मिड डे मील योजना थी ना, बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जाता था, सेम वही है, नाम बदल गया है थोड़ा। ठीक है, जिसके तहत देश भर में 11.2 लाख से अधिक स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक के नामांकित 11.8 करोड़ छात्रों को क्या किया जाएगा, कवर किया जाएगा। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। कक्षा 8 तक के बच्चों को क्या किया जाएगा, दोपहर का जो भोजन है वो दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो एक तरीके से जो भारत सरकार लगातार कुपोषण को दूर करने का प्रयास कर रही है, उसमें एक ये मील का पत्थर साबित हो सकता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा मिड डे मील योजना के भी बारे में देख लेते हैं, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। तो मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी और ये भी केंद्र प्रायोजित योजना थी फ्रेंड। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को पका हुआ भोजन प्रदान किया जाता था, जिससे सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लगभग 11.8 करोड़, लगभग 11 जो है 80 करोड़ बच्चे जो हैं वो लाभान्वित हो सके। ठीक है, ये योजना थी। 1995 डेट ईयर याद रखिएगा। कहाँ से प्रश्न बनता है, एक तो आपका ईयर पूछ देगा, किस वर्ष। देखिए कुछ योजनाओं का सीक्वेंस दे देता है ना, जैसे कि कुछ योजनाओं का नाम लिख देगा, आपसे पूछ देगा आप सीक्वेंस में लगाओ, क्रम में लगाओ, सबसे पहले कौन सी योजना लागू हुई। तो ये आपको सन याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन सी योजना कब लागू की गई। दूसरी चीज़ कि इस योजना का केंद्र प्रायोजित योजना है या फिर केंद्रीय योजना है। तीसरा, इसका उद्देश्य क्या है, ये किसको किसको कवर करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह योजना से संबंधित मंत्रालय पूछता है, उसका ईयर पूछता है, उसका उद्देश्य क्या, अगर थोड़ा बहुत कीवर्ड्स होता है तो वो पूछता है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो और मेरे साथ अगर करंट की क्लासेस करो तो मैं आपको वो कीवर्ड बताती चलूँगी जहाँ से प्रश्नों के बनने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को किस संस्था ने मंजूरी दी है। गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई, सेबी, एसबीआई सॉरी एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के द्वारा जो है, किसके द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड सेबी के द्वारा गोल्ड एक्सचेंज एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज को स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और इसके बारे में देखें तो सेबी के बोर्ड ने हाल ही में गोल्ड एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है, बस यहाँ पे हमें कहाँ पे क्या मंजूरी दिया गया है वो चीज़ है, किसके द्वारा दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। गोल्ड एक्सचेंज में देखें तो गोल्ड एक्सचेंज में धातु का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट के रूप में किया जाएगा, उन्हें प्रतिभूति के रूप में क्या किया जाएगा, अधिसूचित किया जाएगा। चलिए फ्रेंड, वैसे तो आज संडे है, आज आप लोग को थोड़ा सा फ्री टाइम वाला डे होगा, एंजॉय करने वाला डे होगा, लेकिन चलिए मैं आपको एक वर्क दे देती हूँ, मुझे आप सेबी के बारे में बताएंगे। सेबी का गठन कब हुआ, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, इसका इस समय वर्तमान में चेयरमैन कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे, बस आज आप इतना ही करेंगे बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में से किस पर्यावरण संगठन को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा किया गया है। तो ये जो अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 को देने की घोषणा किस संगठन को किया गया है, किस संगठन को दिया जाएगा राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021। दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन है, मुंबई बेस्ड पर्यावरण संगठन है, या फिर पुणे, या फिर केरल। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए, यानी कि दिल्ली बेस्ड एक पर्यावरण संगठन है जिसको राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में देखें तो राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन क्या नाम है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट लाइफ को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट लाइवलीहुड अवार्ड किसको दिया गया, लाइफ को दिया गया। लाइफ क्या है, ये एक दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन है जिसका फुल फॉर्म क्या है, लीगल इनिशिएटिव फॉर
फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट। इस पुरस्कार को देखा जाए तो स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो स्वीडन अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ के नाम से, जो अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज़ के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021, जो कि इस बार किसको मिला है? दिल्ली बेस्ड एक पर्यावरण संगठन है जिसका नाम क्या है? लाइफ है, और इसका फुल फॉर्म क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। इस अवार्ड की स्थापना देखा जाए ओलेवान युक्यासुलेकुल, ये नाम भी तो विचित्र होता है इन लोग का, है, जो कि राइट लाइवलीहुड कार्यकारी परिषद के निदेशक हैं। ठीक है, तो ओलेवान के द्वारा, जो कि राइट लाइवलीहुड कार्यकारी निदेशक के ये क्या है? इस समय निदेशक है, कार्यकारी निदेशक है किसके? राइट लाइवलीहुड के। चलिए, ये था हमारा फ्रेंड 10 क्वेश्चंस, जिससे जहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था वहाँ मैंने आपको मार्क किया है, और आपको आज का वर्क सिर्फ एक ही दिया है। मुझे सेवी के बारे में बताएंगे, आज आपको मैंने वर्कलोड नहीं दिया है। और हाँ, आप लोगों ने काफ़ी कुछ अच्छा बताया, मुझे अपने क्षेत्र के बारे में काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग के जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो आप लोगों ने इतना कुछ मुझे बताया, सच बताओ तो मेरा मन कर रहा था कि हाँ मैं भी वहाँ पर आऊँ, देख सकूँ। चलिए, अच्छा है, लेकिन कभी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि जल्दी से आप लोग ज्वाइनिंग लीजिए, फिर मैं आप लोग के क्षेत्र में आऊँ, ताकि अच्छा लगे, और अच्छा लगे कि हाँ मतलब जिनके साथ मैं जुड़ी थी आज वो इस पद पे हैं, इस जगह पे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए आइए फैक्ट्स ऑफ द डे पे चलते हैं। फैक्ट्स ऑफ द डे में भारत में कैंसर के मामलों पर डेटा प्रदान करने वाले अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है। किसके द्वारा जारी की गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जारी किया। ठीक है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भारत में कैंसर मामलों के डेटा प्रदान करने वाली अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों की रिपोर्ट जारी की है। विश्व समुद्री दिवस 2021 मनाया गया। कब मनाया गया? 30 सितंबर को मनाया गया। मेघालय में पहली महिला ने राज्य के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाला। एक तरीके से मेघालय की जो पहली महिला राज्य मुख्य सचिव बनी है, उनका नाम क्या है? रेबेका वेनेसा सूचियांग। ठीक है, क्या नाम है? रेबेका वेनेसा सूचियांग। नवगठित आयुध महानिदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। स्टार क्वेश्चन है ER शेख। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये स्टार क्वेश्चन है। ये अभी नवगठित आयुध महानिदेशालय अभी नया गठित हुआ है, उसके जो पहले महानिदेशक बने हैं वो बने हैं ER शेख। नेक्स्ट है वर्ल्ड स्माइल डे 1 अक्टूबर। ठीक है, सभी लोग आप लोग हंसते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए, एंजॉय करिए और एक्टिव रहिए, आंसर करिए, क्योंकि अभी आप लोग का एज अ स्टूडेंट और एज अ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोग के लिए क्या है? खुश रहते हुए अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करते हुए चलो। ठीक है, ज़्यादा उस पर प्रेशर मत लो, एंजॉय करो, स्माइल करो। जो कि कब वर्ल्ड स्माइल डे मनाया गया? 1 अक्टूबर को। IPL के एक सत्र में 26 विकेट लेने वाले पहले अनकैप प्लेयर जो बने हैं वो बने हैं हर्षल पटेल, जो हैं उनको वो बने हैं IPL के एक सत्र में 26 विकेट लेने वाले पहले अनकैप्ड प्लेयर। 12 बार विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले मुक्केबाज जिन्होंने बॉक्सिंग से संन्यास लेने की घोषणा किया है, उनका नाम है मैनी पैक्यूओ। ठीक है, पैक्यूओ जो है, जो कि फिलीपींस के हैं, इन्होंने 12 बार ये विश्व चैंपियन का खिताब इन्होंने जीता है। ये मुक्केबाज थे और इन्होंने बॉक्सिंग से क्या कर लिया? संन्यास ले लिया है, की घोषणा किया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष बने हैं सुनील कटारिया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने अपना पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है विनोद अग्रवाल को, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने। नेक्स्ट है उपन्यास क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ के लेखक हैं वोले सोइंका। ठीक है, ये अफ्रीका के पहले नोवेलिस्ट भी थे, इनको नोबेल मिला था साहित्य के क्षेत्र में, वोले सोइंका। ठीक है, इनकी ही पुस्तक है क्रॉनिकल फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा किया, उनका नाम है रुपिंदर पाल सिंह। ठीक है, रुपिंदर पाल सिंह, जो कि इन्होंने ये एक हॉकी खिलाड़ी थे और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा किया। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। कौन हुए? पद्मजा चंद्रू जो हैं वो नियुक्त हुई हैं। किनके कार्यकारी? नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड के प्रबंधक और निदेशक, मुख्य कार्यकारी निदेशक अधिकारी। 38वें प्रगति बैठक की अध्यक्षता किसने किया? प्रगति का देखिए फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, तो ये हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे था। अब हम देखते हैं
उत्तर प्रदेश स्पेशल में क्या है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा पहला स्पेशल है 1 अक्टूबर 2021 को युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत किया। कहाँ से? प्रयागराज से किया। ठीक है, क्या है? राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है? ये किया है युवा मामले और खेल मंत्री जो है अनुराग ठाकुर। कहाँ से? प्रयागराज से। मिसेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया 2020 खिताब की विजेता मनमोहक तोमर किस जिले से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है वाराणसी का स्थल जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, गंगा घाट। ठीक है, गंगा घाट को शामिल किया गया है। वाराणसी का स्थल है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। प्रदेश के दिनेश पटेल द्वारा बनाया गया मानवीय रोबोट का नाम है शालू। ठीक है, शालू देखिए क्या है? एक मानवीय रोबोट है। किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया उत्तर प्रदेश के निवासी जिनका नाम है दिनेश पटेल। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट स्थापित किया जा रहा है बरेली में। ठीक है, प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी प्लांट जो है वो बरेली में स्थापित किया जा रहा है। तो फ्रेंड, इस तरीके से था हमारा जो करंट संबंधी जितने भी जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किया 3 अक्टूबर से रिलेटेड। फ्रेंड, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए क्या वीडियो मेरी ज़्यादा लंबी होती है, क्या मुझे वीडियो को शॉर्ट करना चाहिए काफ़ी, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है इसकी डिमांड किया कि वीडियो को शॉर्ट होना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, अगर देखा जाए तो मैं करीब 25 to 30 अप्रॉक्स क्वेश्चन पर डे मैं डिस्कस करती हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि हाँ 30 मिनट तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चन को जहाँ इंपॉर्टेंट होता हूँ वहाँ थोड़ा सा आपको बताने की भी कोशिश करती हूँ। तो इससे क्या मुझे वीडियो को शॉर्ट करना चाहिए? अगर मैं शॉर्ट करूँगी तो जस्ट वही रीड होगा, मैं आपको समझा नहीं पाऊँगी चीज़ों को, और अगर समझाऊँगी तो थोड़ा टाइम टेकन होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। ठीक है, मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या चीज़ें और करनी चाहिए, क्योंकि देखिए चीज़ें आप लोग के लिए हैं। अगर आप लोग सेटिस्फाइड नहीं होगे तो फिर किसी बात का कुछ नहीं है, तो आपके अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों से सुझाव मांग रही हूँ कि आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, और प्लीज़ फ्रेंड, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करो, तो वीडियो में लाइक्स बढ़ाओ। आप लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ठीक है, बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी, और हमेशा खुश रहिए, एंजॉय करिए।